हेलो बच्चों। तो देखो आज हम करेंगे उदाहरण 15 से आगे को। यहाँ पर अभी मैं उदाहरण लगभग सारे कंप्लीट करा देने वाला हूँ इसमें। और के साथ ही आपको 4-5 क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर से भी दिए जाएंगे घर से, जिनको आप लोग करोगे बहुत ही आसान होंगे। और पहले इसको देखना, आज का जो ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के क्वेश्चन यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिलेंगी और बहुत अच्छी चीज़ें सीखोगे। देखो क्या है। सबसे पहले देखो उदाहरण नंबर 15 जो है, कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू, इस तरह से ब्रैकेट के अंदर एक्स से लिखा है। और कह रहा है कि ये क्या है, एक महत्तम पूर्णांक फलन है, इंग्लिश में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये जो आपको दिया है ब्रैकेट के अंदर एक्स। ये दो तरह की चीज़ें हो सकता है, एक हो सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एक हो सकता है आपका लीस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है। महत्तम पूर्णांक फलन, लघुत्तम पूर्णांक फलन, दोनों का मतलब अलग अलग है। अब इस अगर हो सकता है एग्जाम में इतना ही दे और कहे कि आप इसकी सांतत्यता पर विचार कीजिए या इसकी कंटिन्यूटी चेक करिए, बस इतना आपसे पूछेगा एग्जाम में। ठीक है। लेकिन आपको इसका हो सकता है कि ये इतना ही पूछे, लेकिन यहाँ पर इसने दिया है कि महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब, इसका मतलब क्या है, इस बॉक्स वाले का मतलब, इस बॉक्स के अंदर एक्स का मतलब है कि एक्स से कम या उसके बराबर। ये है किसका मतलब, महत्तम पूर्णांक फलन का। अगर यहीं पर लघुत्तम पूर्णांक फलन या कहो कि आप इसे लीस्ट इंटीजर फंक्शन दिया होता तो यहाँ लिखा होता एक्स से ज़्यादा या उसके बराबर। ठीक है। अब इसका मतलब समझना है, पहले इस उदाहरण करने से पहले हम लोग इन दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं दोनों चीज़ों को यहाँ पे करा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कहीं भी ढूंढोगे ना तो आपको ये दोनों एक साथ कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत कम जगह ही मिलेंगे। बुक में तो कहीं पर भी दोनों को एक साथ दिया नहीं गया है, अलग अलग भी शायद कहीं नहीं दिया गया है, जहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो महत्तम पूर्णांक फलन तो बहुत जगह दिया था, लेकिन लघुत्तम पूर्णांक फलन कहीं नहीं दिया है। तो आज हम दोनों को एक जगह पर सीखेंगे, क्या पता एग्जाम में लघुत्तम पूर्णांक फलन आ गया तो। ठीक है। या हो सकता है कोई आपसे पूछ ले, तब तब के लिए आपको सीखना है। तो देखिए, महत्तम पूर्णांक फलन को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है कि अगर जो ये बॉक्स के अंदर एक्स दिया है, इस तरह से इसको डिफाइन किया होता है, एफ एक्स इक्वल टू ये करके। ठीक है। और इस बॉक्स के अंदर एक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक्स से कम या एक्स के बराबर। जैसे एग्जाम्पल को देख के समझो, क्योंकि देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का तो ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, महत्तम मतलब भी सबसे बड़ा, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है। अब आपको ये एक्स दिया है तो एक्स से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, या तो एक्स के कम होगा या एक्स के बराबर होगा, इतना ही हो सकता है। ठीक है। ग्रेटेस्ट का मतलब नाम से ही पता चल रहा है। ऐसे ही लघुत्तम या लीस्ट, ये सबसे छोटा हुआ। ठीक है। सबसे छोटा यही हो सकता है, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। तो एक्स यह है, एक्स से छोटा नहीं हो सकता तो एक्स के बराबर हो सकता है या एक्स से अधिक हो सकता है। इसको कहते हैं लघुत्तम पूर्णांक फलन, नाम से बन जा रहा है, बस आपको समझना है। अब ये तो समझ गए, चलिए ठीक है। क्वेश्चन कैसे होगा, जैसे अगर कहीं पर 2.3 लिखा है बॉक्स के अंदर, तो ये क्या होगा, अगर ये महत्तम पूर्णांक फलन है तो इसका मतलब क्या होगा कि या तो एक्स है तो एक्स से कम होना चाहिए या एक्स के बराबर होना चाहिए। 2.3 है, या तो 2.3 के बराबर हो या 2.3 से छोटा हो। तो यहाँ ध्यान दो कि पूर्णांक लिखा है, छोटा हो मतलब छोटा पूर्णांक। ध्यान रखना हाँ, कि पूर्णांक 2.3 से छोटा पूर्णांक कौन सा आता है, आप जानते हो 2 आता है, तो इसका मान 2 हो जाएगा। ऐसे ही -1.6 है, -1.6 से छोटा क्या होगा, पूर्णांक -2 होगा। कई बार लोग यहाँ पर माइनस वाले में गलत कर देते हैं, -1.6 से छोटा -1 कह देंगे, फिर -1 से छोटा 0 कह देंगे, फिर 0 से छोटा 1 नहीं कहेंगे ना। तो इसलिए ध्यान रखो, आपको ये इस तरह से एक लाइन याद होगी, इसमें देखकर समझो कि 2.3 से छोटा कौन सा है, 2.3 इससे आगे यहाँ कहीं आएगा, इससे छोटा 2 है। ठीक है। ऐसे ही अगर -1.6 आप कहाँ पर होगा, तो वो यहाँ कहीं होगा, -1 से इधर की ओर। तो इससे छोटा कौन होगा, ठीक है, इससे छोटा होगा -2, तो इसलिए ये -2 के बराबर होगा। ऐसे ही अगर इसको हम लघुत्तम पूर्णांक फलन कह दें तो, ठीक है, तो इसका मतलब इससे अधिक होगा या इसके बराबर, यानी ये सबसे छोटा यही है, इससे छोटा नहीं हो सकता। ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा हो सकता है अगला, या इसके ही बराबर भी हो सकता है। तो 2.3 लिखा है, 2.3 से बड़ा क्या होगा, 3 होगा, इसके बाद वाला, हाँ इसके बाद वाला पूर्णांक। ऐसा नहीं कि आप कहोगे 2.3 से बड़ा तो सर 4 भी होता है, 5 भी होता है। हम कह रहे हैं उस संख्या के बाद आने वाला। ठीक है। उससे बड़ा, और पहला नंबर जो पहला आएगा उससे बड़ा। ठीक है। ऐसे -1.6 से बड़ा क्या होगा, यहाँ पर होगा -1.6 से बड़ा -1 होगा। समझ में आ गया। तो ये होते हैं आपके लघुत्तम पूर्णांक फलन और महत्तम पूर्णांक फलन, इन दोनों को आपने समझना है। ठीक है। तो अब जरा देखते हैं, फिर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमें यहाँ पर महत्तम पूर्णांक फलन दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है, और हमें याद रखना है कि एक्स से छोटा या एक्स के बराबर होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता, छोटा एक्स से छोटा। ठीक है।
तो हमने एलएचएल जब निकाला तो लिमिट हमने सबसे पहले एक्स इक्वल टू सी एक वास्तविक संख्या मान ली, और उसके बाद हमने एलएचएल निकाला तो लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स, एच टेंस टू जीरो हुआ तो एफ सी माइनस एच हो जाएगा। अब यहीं पर इंपॉर्टेंट है, एफ एक्स बराबर इतना दिया है तो एफ सी माइनस एच कितना होगा, बॉक्स के अंदर सी माइनस एच आ जाएगा। ठीक है, अब जरा बॉक्स के अंदर जब सी माइनस एच आ जाएगा तो बताओ बाहर आएगा तो क्या होगा, या तो वो सी के बराबर होगा क्योंकि एक्स तो सी है, ठीक है, सी के बराबर होगा, ये एच क्या है ना इस तरह का है, जैसे 3.2 लिखा है, इसको आप 4 माइनस 0.8 लिख सकते हो। तो ये 0.8 तो एच की तरह काम कर रहा है, 4 कर रहा है सी की तरह। तो आपको पता है इसका मतलब है कि इससे छोटा या इसके बराबर। तो 4 दशमलव ये जो है, अगर इसमें से आप इस 0.8 को हटा दोगे, इसको आप 1 करोगे, 3.2 का मतलब क्या होगा, 3.2 का मतलब होगा इससे छोटा कौन सा पूर्णांक आता है, 3 आता है, तो 3 होना चाहिए। अब ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जैसे 3.2 को आप चाहो तो इस तरह से अगर बनाओ तो 4 माइनस 0.8 लिख सकते हो, लिख सकते हैं, यही आएगा। तो अब इसको अगर आप सॉल्व करो तो इसको 4 माइनस 1 लिखा होगा तभी तो ये 3 बना होगा, यानी सी माइनस एस से छोटा सी माइनस 1 होगा, एक कम होगा। समझ रहे हो, जैसे ये किया गया है ना साइड में उदाहरण, इससे देख के किया गया है, यानी सी माइनस एच से छोटा सी माइनस 1 होगा, और सी माइनस एच से बड़ा क्या होता, सी प्लस 1 होता। तो बस आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा देना है कि ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पॉइंट, और इस चीज़ को देखकर अगर समझने की कोशिश करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि 1 क्यों आया। ठीक है, क्योंकि 3.2 से छोटा क्या है, 3 है, लेकिन यहाँ तो संख्या में 3 है, लेकिन यहाँ पर तो इस तरह से दिया गया है तो इसमें तो आप बता नहीं सकते कि इससे छोटा क्या है। तो इसको आपने 4 माइनस 0.8 इस तरह से लिखा, और इससे छोटा कौन होगा, तो इसको 4 माइनस 1 किया तभी ये 3 आया होगा, यानी जो 0.1 को 0.8 को 1 बना दिया, ऐसे एच को हमने 1 बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से आया, फिर आपने एच की जगह 0 रख दिया, एच है नहीं तो सी माइनस 1 आएगा। उसके बाद जब आर एच एल करोगे तो आर एच एल में क्या होगा, लिमिट सी एक्स टेंस टू सी प्लस एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच हो जाएगा, वहाँ ऊपर वैल्यू रखोगे एक्स की जगह तो ब्लॉक्स के अंदर सी प्लस एच होगा। अब जरा मुझे बताओ सी प्लस एच से छोटा कौन होगा। ठीक है, तो सी माइनस एच से छोटा था, तो ऐसे हमने वही उदाहरण लिया ये 3.2 वाला, तो इसको हम 3 लिख सकते हैं, 3 होगा इससे छोटा ना, तो 3.2 को अब आप प्लस के रूप में लिखो, 3 प्लस 0.2। अब इसमें क्या किया गया है, 0.2 जो है इसको हटाओगे तभी ये 3 आया होगा, ऐसे इधर पे एच को हटाओगे तो ही हमारा आंसर सी आएगा, और फिर एच के 0 रखोगे तो सी हो जाएगा। समझ रहे हो ना, यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट। एक एग्जाम्पल लो, उसको उसी की तरह का बनाओ। ये 3.2 को ही हमने सी प्लस एच का भी बनाया, और 3.2 को ही हमने क्या बनाया, सी माइनस एच के फॉर्म में भी बनाया, और उसको देखकर हमने फिर आंसर निकाला, तो यहाँ भी ये लिखा और यहाँ ये लिखा। समझ गए, तो इस तरह से ये आपका आंसर होगा। तो अब आप जरा देखो कि एल एच एल अलग आ रहा है, आर एच एल अलग आ रहा है, एफ सी निकालने की जरूरत नहीं, जब एल एच एल और आर एच एल ही इक्वल नहीं आ रहे तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स जो है वो प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए असतत होगा। ठीक है, या एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है, असतत के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो डिसकंटिन्यूस यूज किया जाता है, कंटिन्यूस सतत के लिए, डिसकंटिन्यूस असतत के लिए। तो क्या लिखोगे, एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर। ठीक है, बस यही था आज का इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था। और अब आगे बढ़ते हैं, आगे नई नई चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है सतत फलनों का बीजगणितीय, यानी अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, यानी दो कंटिन्यूस फंक्शन आपको दिए गए हैं, एफ और जी, दो वास्तविक फलन है, और सी एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि चेक करने के लिए हमें एक संख्या सी चाहिए होती है। तो अब आपको पहला वाला हिस्सा जो है ये ध्यान रखना है, इसको हम प्रूव नहीं करने वाले हैं, बस याद रखना, कभी पेपर में आए तो टिक करते वक्त ध्यान रहे। अगर दो फंक्शन एफ और जी कंटिन्यूस होंगे, सतत होंगे, तो उनको जब जोड़ोगे ना, ऐड करोगे तो वो भी सतत होगा, उनको जब घटाओगे वो भी सतत होगा, गुणा करोगे तो वो भी सतत होगा, भाग करोगे तो वो भी सतत होगा। बस ये चारों याद रखना कि हर एक चीज़ होती है। अगर दो फंक्शन क्या हैं, दो फलन सतत हैं, तो उनका जो योग, घटाना, गुणा करना, भाग देना, सभी के सभी सतत होते हैं, सभी कंटिन्यूस होते हैं, कहीं पर भी डिसकंटिन्यूस नहीं मिलता। तो इसलिए हमने क्या कहा, और साथ में जब ये डिवाइड वाले में जो जी है, जी जीरो नहीं होना चाहिए, जब सी का मान रखोगे इसमें तो नॉट इक्वल टू जीरो लिखा है, क्योंकि अगर बट्टे में जीरो आ जाएगा तो इन्फिनेटिव आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं उदाहरण 16 की ओर। इसमें लिखा है कि सिद्ध कीजिए प्रत्येक परिमेय संख्या सतत होती है, यानी एवरी रेशनल नंबर, ये परिमेय फलन मतलब रेशनल फंक्शन, एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, प्रूव दैट एवरी रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूस,
ये प्रूव करना है। परिमेय संख्या रेशनल नंबर आप जानते हो जो p/q के रूप में हो। तो हमने लिख दिया कि एफ एक्स जो है वो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में है, और पी एक्स क्यू एक्स अगर एक्स के रूप में लिखा है तो यानी ये दोनों बहुपद फलन होंगे, यानी ये दोनों आपके क्या होंगे, बहुपद होंगे, पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, एक संख्या दी एक्स इक्वल टू सी, एक वास्तविक संख्या इज अ रियल नंबर। ठीक है, और पी एक्स क्यू एक्स क्या है, बहुपद फलन है, तो पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शन। तो क्या होगा, पी एक्स एंड क्यू एक्स क्या होंगे, एक्स इक्वल टू सी के लिए सतत होंगे। पी एक्स एंड क्यू एक्स आर कंटिन्यूस फॉर एक्स इक्वल टू सी, क्योंकि आपको पता है कि जो बहुपद फलन यानी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस होता है। तो पी एक्स भी कंटिन्यूस, क्यू एक्स भी कंटिन्यूस। और ऊपर आपने प्रमेय के अनुसार यानी जो थ्योरम थी ऊपर की उसके अनुसार आपको पता है कि जब पी एक्स और क्यू एक्स सतत है तो उनका डिवाइड भी सतत होगा, अभी ऊपर पे किया था ये रहा, तभी ये याद रखना है। ठीक है, तो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स भी सतत होगा, हेंस पी एक्स अपॉन क्यू एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूस। ठीक है, तो अगले लाइन पे आता है प्रमेय फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत होता है, आपने कर दिया यहाँ प्रूफ। तो आप लिख सकते हो हेंस एवरी रेशनल नंबर इज कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर। ठीक है, तो बस इस तरह से करना है, थ्योरी वाला था, कुछ खास था नहीं। अगला देखो, अब आता है साइन फलन के लिए शांति पे विचार कीजिए। तो आपको दिखाना है साइन फंक्शन जो होता है उसको कंटिन्यूस दिखाना है या नहीं है, चेक करके बताना है। तो आपने एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स मान लिया फलन, क्योंकि साइन ही है। ठीक है, तो अब इसको दिखाया तो पहले आपने एक्स इक्वल टू सी एक रियल नंबर लिया, वास्तविक संख्या ली, और आपने एल एच एल और आर एच एल निकालना शुरू कर दिया। थोड़ा सा अच्छा काम है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो हमने क्या काम किया, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स किया, फिर यहाँ पर एफ सी प्लस माइनस एच हो गया, ऊपर एक्स की जगह रखा तो साइन सी माइनस एच हुआ। अब कई बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट एच की जगह जीरो रख देंगे, साइन सी आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है, आंसर भले ही साइन सी आ रहा हो लेकिन डायरेक्ट एच की जगह जीरो नहीं रख सकते। जहाँ पर ओपन हो सकता है वहाँ ओपन करेंगे, जहाँ नहीं हो सकता वहाँ डायरेक्ट रखेंगे। तो हमने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है। तो लगाया साइन सी कॉस एच माइनस कॉस सी साइन एच, और फिर उसके बाद लिमिट अलग अलग कर ली और फिर जीरो रख दिया एच की जगह। तो कॉस जीरो तो वन होता है, साइन जीरो जीरो होता है, तो इस वजह से ये वाला हिस्सा जीरो हो गया, ये साइन सी आ गया। तो आपको ऐसे ओपन करके अच्छी तरह से काम करना है, सीधे हवा में काम नहीं करना है, समझ गए। आरएचएल पे चलेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स, तो एच टेंस टू जीरो हुआ एफ सी प्लस एच, फिर आपने वैल्यू रखी साइन सी प्लस एच हुआ। अब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करोगे, सेम ही होता है बस बीच में प्लस होता है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है, तो हमने वही लगा दिया साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर वैल्यू जीरो रख दी एच की जगह, तो कॉस जीरो वन होता है, साइन जीरो जीरो होता है, तो ये हिस्सा जीरो और आगे वाले हिस्से में साइन सी बचा, दोनों बराबर आए। फिर आपने एफ सी रखा, तो सीधे यहाँ पर तो सीधे रखोगे एक्स की जगह सी, तो साइन सी हुआ, तीनों हिस्सों में आंसर साइन सी आ रहा है, यानी एल एच एल आर एच एल इक्वल टू एफ सी। तो अब आप लिख सकते हो कि एफ एक्स हेंस एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स सभी वास्तविक संख्या के लिए सतत है, हेंस एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर। ठीक है, बस इतना ही सा है, आसान था। ऐसे ही आप कॉस एक्स के लिए भी निकाल सकते हो, चाहो तो इसके नीचे कॉस एक्स को भी दिखा लेना, और फिर उसके बाद टेन एक्स वाला ये है, तो टेन एक्स के लिए भी सेम काम है। अब ध्यान देना, हमने ऊपर पे तो एल एच एल आर एच एल एफ सी निकाला, हम यहाँ ये भी तो कर सकते थे कि सीधे लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स निकाल दें और इसको एफ सी के बराबर दिखा दें, यहाँ माइनस प्लस का झंझट ही हटा दें, तो ये भी हो सकता था, तो ये भी कर सकते थे। इसको मैं टेन एक्स पे करके दिखा रहा हूँ, आप चाहो तो साइन एक्स पे भी कर सकते हो। तो हमने क्या किया, इस पर दो ही निकाले, एक ये निकाला एक ये, और देखेंगे क्या होता है। तो एक्स इक्वल टू सी जो रियल नंबर लिया हमने, और यहाँ पर हमने एक्स लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स लिया, एफ एक्स। अब देखो यहाँ जैसे ये एच टेंस टू जीरो में बदलना पड़ेगा, और जगह नहीं बदल रहे थे, और जगह एफ एक्स की वैल्यू रखते साइन एक्स और सीधे मान रख दे रहे थे साइन सी। लेकिन यहाँ पर आपको ये काम करना है, साइन कॉस टेन इन फंक्शंस पे ये काम करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन अच्छे से बनेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एच टेंस टू जीरो लोगे और यहाँ पर सी प्लस एच आ जाएगा आगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे तो टेन सी प्लस एच होगा। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको आता होगा टेन ए टेन बी माइनस वन माइनस टेन ए टेन बी, ये लगाया। फिर एच की जगह जीरो रख दिया, टेन जीरो टेन जीरो, टेन जीरो तो जीरो ही होता है, तो यहाँ ऊपर टेन सी बचा, नीचे वन बचा, तो टेन सी अपॉन वन टेन सी हो जाएगा। ऐसे आपने एफ सी निकाला तो यहाँ तो डायरेक्ट वैल्यू रखनी पड़ती है टेन सी, तो दोनों बराबर आ गए, तो शॉर्ट वाली मेथड से दोनों इक्वल आ गए। तो हम लिख सकते हैं हेंस अतः एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए सतत है। ठीक है, हेंस एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स इज कंटिन्यूस फॉर एवरी रियल नंबर। आ गया समझ में, ऐसे करना है आपने काम। अब आती है प्रमेय, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
मैंने सिर्फ प्रमेय 2 लिखा है, स्टेटमेंट लिखा ही नहीं है, क्योंकि अब मैं बताता हूँ पेपर में कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट आता नहीं। बस आपको इस थ्योरम को समझना है, इसका यूज कैसे करना है वो सीखना है। तो मैंने लिखा कुछ नहीं है, बस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड ही आपको घर से काम करना है। 1-2 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ और बाकी आपको 3-4 क्वेश्चन आपने घर से करने हैं। तो इसको अच्छे से समझ लेना, इसको समझे बिना कुछ नहीं होने वाला है। तो इसमें है क्या कि दर्शाइए कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर क्या है, एक सतत है। तो अब आपको साइन एक्स स्क्वायर को दिखाना है। अब देखो वैसे मैंने यहाँ पर पूरा काटा था, तो मैंने इसको हटाया नहीं, क्यों? ताकि मैं आपको दिखाना चाह रहा था। अब मान लो कि हमने साइन एक्स स्क्वायर वाला ले लिया ये, तो सी प्लस एच का होल स्क्वायर आएगा ना अंदर। इसको ओपन करोगे सी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2ch आएगा। अब मैंने कहा डायरेक्ट जीरो नहीं रखोगे एक्स एच की जगह, इसको ओपन कर सकते थे। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ए ले लेते इतने को और बी लेते इतने बड़े को, फिर ये हिस्सा और आगे बड़ा बनता और काफ़ी लंबा हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चन हम ऐसे वाले फॉर्मूलों से डायरेक्ट नहीं कर पाते, इसके लिए इनके लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है। ध्यान दो, जैसे एफ एक्स एक ये फलन आपको दिया है फंक्शन, इसको तोड़ के इसके दो फंक्शन बनाने पड़ते हैं, एक जी एक्स और एच एक्स। अब वो दो कौन से बनाने होते हैं जो आपको आसानी से दिख रहे हों। जैसे मुझे इसमें एक साइन एक्स दिख रहा है, अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को एक्स मान लूँ, तो एक को साइन एक्स ले लूँ और दूसरा अंदर खाली एक्स स्क्वायर। दो इस तरह के दिख रहे हैं, एक साइन वाला दिख रहा है, एक एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या किया कि एक तो जी एक्स ले लिया साइन एक्स अपने मन से, और एक एच एक्स ले लिया एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों को आपस में अगर हम ऑपरेट करें कुछ ऐसी मेथड से, बाइनरी ऑपरेशन से, जो आपने पढ़ा है पीछे द्विआधारी संक्रिया से, तो हो सकता है कि साइन एक्स स्क्वायर बन जाए। अब हमें पता नहीं है कि वो कौन सा फॉर्मूला है, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड तो हमें आते हैं, इनके अलावा कई सारे ऐसे फंक्शन भी होते हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता है। तो उसको हम बाइनरी ऑपरेशन ओ से दिखाते हैं या स्टार से दिखाते हैं, पहले चैप्टर में सेट वाले में पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमको ऐसा फंक्शन दिखेगा जो काफ़ी टफ सा लगेगा, तो उसके अंदर से दो अलग अलग फलन छांट लेंगे और उनसे ही क्या बनना चाहिए, एफ एक्स। तो हमने क्या लिखा, एफ एक्स जो है वो जी एक्स बाइनरी ऑपरेशन एच एक्स से बना। ठीक है, जी एक्स द्विआधारी संक्रिया का बीच में चिन्ह है एच एक्स, इनसे बना। और जी एक्स क्या लिया है हमने, साइन एक्स लिया है, और एच एक्स क्या लिया हमने, एक्स स्क्वायर लिया है। प्रमेय दो क्या कहती है आपका, आपके पास अगर कोई ऐसा फलन हो जो एक बार में सॉल्व ना हो रहा हो, तो उसके दो टुकड़े करके दो टुकड़े बनाओ। और अगर तुम उन दोनों टुकड़ों को, इसको और इसको, अलग अलग क्या दिखा पाओ, सतत दिखा पाओ, कंटिन्यूस दिखा पाओ, इसको भी कंटिन्यूस, जी एक्स को भी और एच एक्स को भी, तो आप कह सकते हो कि एफ एक्स भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। यही आपकी प्रमेय 2 है। तो यही काम तभी मैंने यहाँ ऊपर लिखा नहीं है, मैंने कहा कि सीधे इसको कराना बेहतर है, क्योंकि प्रमेय कहीं पूछी नहीं जाती है। सिर्फ बस आपको आना चाहिए क्वेश्चन में यूज करना, और जो पूछी जाती हैं वो मैं आपको कराते हुए चल रहा हूँ 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बाकी प्रूफ भी करा रहा हूँ जिसका ज़रूरत है। तो क्या कहा मैंने कि अगर एक फलन ऐसा दिख जाए जिसे हम डायरेक्ट हल ना कर पाएँ, कुछ थोड़ा अलग सा दिखे, तो उसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको दो टुकड़ों में तोड़ लेंगे, को भी अपने आप जो हमें दिख रहे होंगे उनको, और फिर उन दोनों को अलग अलग करेंगे, कंटिन्यूस प्रूफ। तो हमने पहले क्या किया, जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स को किया, हमने एक्स इक्वल टू सी एक वास्तविक संख्या मान ली, और इस बार भी हम लिमिट एक्स टेंस टू सी जी एक्स दिखाएंगे और जी सी दिखाएंगे, बस एल एच एल आर एच एल वाला काम नहीं करेंगे। और ये काम हम पीछे कर चुके हैं लंबे वाली मेथड से, एल एच एल आर एच एल से साइन एक्स के लिए, यहाँ हम छोटी से करेंगे। तो जी सी प्लस एच हो गया, और वैल्यू रखी तो साइन सी प्लस एच हुआ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी लगाया, फिर जीरो रख दिया, तो सॉल्व करने क्या साइन सी आया, और इधर साइड जी सी इक्वल टू डायरेक्ट साइन सी आया, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये इक्वल आ गई है, इसका मतलब जी एक्स सतत है। मान लीजिए कहीं पर आपका एक सतत ना आए, तो दूसरा हिस्सा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखोगे कि जी एक्स सतत नहीं है, इसलिए एफ एक्स भी सतत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन दोनों आने चाहिए, कोई एक भी नहीं आएगा तो इसका मतलब एफ एक्स नहीं होगा। जी एक्स भी सतत आना चाहिए और एच एक्स भी। अब एच एक्स किया, तो इसको करने के लिए मैंने कहा कि अब मैं इतना लंबा काम क्यों करूँ। ठीक है, अब आपको ये एग्जाम में देखना है कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आया है आपके पास, एक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब आपसे कह रहा है इसको आप सतत दिखाओ, तो आप डायरेक्ट ऐसा लिख दो कि यह एक बहुपद है, अतः यह क्या होगा, एक आपका सतत फलन है। तो इतने में आपको 4 नंबर नहीं मिलने वाले, मुझे नहीं लगता कि कोई भी टीचर इतने में 4 नंबर देगा। आपने सबसे शॉर्ट रास्ता ढूंढा 4 नंबर के, क्वेश्चन जिस हिसाब का होगा उसी हिसाब से आपको उसकी लेंथ बढ़ानी पड़ती है। तो यहाँ पर आप क्या करते, वहाँ पर आप एल एच एल अलग निकालते, आर एच एल अलग निकालते, और एफ सी अलग निकालते, फिर आप उसको सिद्ध करते। आप दूसरी मेथड भी यूज करें तो तब भी चल जाएगा कि आपने लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी भी ले लिया, दोनों दिखा दिए, तो इतने में भी चल जाता 4 नंबर। लेकिन अगर आप डायरेक्ट लिख दोगे कि ये एक बहुपद फलन है और सीधे आप कह दोगे कि ये सतत होगा, तो इसमें एग्जामिनर नहीं देगा मार्क्स, वो कहेगा कि आप कह तो रहे हो लेकिन मुझे तो प्रमेय नहीं आती है, तो वहाँ पर नहीं मानेगा।
क्योंकि वो कहेगा कि आपने शॉर्ट तरीका अपनाया है, 4 नंबर के लिए आप 2 लाइन में काम कर रहे हो। अब जैसे 4 नंबर में ये प्रश्न आ गया तो आपने जी को दिखाया कर लंबा करके फलन को, अब एच को भी आप लंबा करके दिखाओ तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और 4 नंबर का ही प्रश्न है, 6 नंबर का होता तो हम कहते कि हाँ चलिए दोनों को लंबा करके दिखाओ। तो आपको क्वेश्चन के मार्क्स को देख के करना है काम। यहाँ पर हमने एक को दिखा दिया, दूसरे को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये बहुपद फलन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये सतत होगा। फिर अगले लाइन में लिखा जी और एच दोनों सतत हैं, अतः एफ एक्स बराबर जी एक्स और बाइनरी ऑपरेशन एच भी सतत होगा, यानी एफ भी कंटिन्यूस होगा। बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं करना है आपने, समझिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 20वां क्वेश्चन है उदाहरण का, लास्ट उदाहरण, इसे भी दिखा देते हैं। इसको भी आपने दिखाना है। तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड के अंदर 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स फिर मॉड क्लोज है, यानी एक मॉड यहाँ है बाहर और एक मॉड अंदर है। तो हमको ये ऐसा क्वेश्चन लग रहा है जिसको हम ओपन करके लिखने में हमें बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अंदर वाले को मॉड को ओपन करके भी बनते हैं 2, और बाहर वाले मॉड को भी ओपन करोगे तो 2 बनेंगे। ये बड़ा अजीब सा बन जाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने एक काम किया कि एक बार बाहर का मॉड हटा दिया और अंदर क्या बचा 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, उसको एक फलन ले लिया, और एक बार ये अंदर वाले मॉड को ही लिया, खाली एच एक्स को। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि एक बार मॉड 1 माइनस एक्स का इतने को ले लो एक मॉड लगाकर, और एक बार इतने को ले लो। लेकिन बात यह है कि मॉड यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए आप क्या करोगे, एक बार बाहर का मॉड हटाओगे, अंदर वाला ही चीज़ लोगे, और एक बार अंदर के मॉड को लोगे। तो इन दोनों को हमने जी एक्स और एच एक्स मान लिया। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। तो जब हमने इस पहले वाले जी एक्स के लिए काम किया तो इस मॉड एक्स का मतलब आप जानते हो कि ये एक्स जब प्लस में तब रहेगा जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस में देखो यहाँ माइनस में लिखा है तब रहेगा जब एक्स लेस देन 0 होगा। ये तो हमने सीखा है ना मॉड एक्स के बारे में, तो हमने यही काम किया, यहाँ प्लस एक्स के रूप में लिया और आगे लिख दिया कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर, और यहाँ माइनस एक्स के रूप में लिया और यहाँ लिख दिया एक्स लेस देन 0। तो ऊपर क्या हुआ, एक्स और एक्स जोड़ गए 1, मतलब एक्स और एक्स कट गए 1 बचा, और नीचे ये दोनों जुड़ गए तो 1 माइनस 2x बचा। अब जो जी एक्स ऐसा दिख रहा था ना, ये अब ऐसा दिखेगा, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये ऐसा दिखेगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जब 0 की बात आएगी तो हम 1 लिख देंगे जी एक्स की जगह, जब लेस देन 0 की बात आएगी तो हम 1 माइनस 2x लिख देंगे। तो हमने एल एच एल किया, एल एच एल में आप जानते हो लेस देन 0 होता है, यानी नीचे वाला। तो हमने जी एक्स लिया, एक्स टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, 0 माइनस की जगह हाँ 0 ही माइनस लोगे। यहाँ सी क्यों नहीं लिया, क्योंकि आपने इसको देखा कि इसमें ग्रेटर देन लेस देन 0 इक्वल टू तीनों है, तो हम 0 के लिए निकालेंगे। तो हमने एक्स लेस देन 0 लिया, और जी एक्स यहाँ पर जी 0 माइनस एच हुआ, जी माइनस एच हुआ। अब रखने की बारी आई तो हमको पता है लेस देन 0 नीचे वाला है, तो 1 माइनस 2x वाले में एच की जगह एक्स की जगह माइनस एच रख देंगे, तो 1 माइनस 2 ब्रैकेट में माइनस एच, ओपन करोगे तो 1 प्लस 2h हो जाएगा, फिर आप वैल्यू रखोगे तो 1 प्लस वो 0 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। ऐसे ही आपने आर एच एल पे काम किया, जी एक्स एक्स टेंस टू 0 प्लस लिमिट एच टेंस टू 0 जी 0 प्लस एच, और ये हो गया आपका जी एच है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा रखोगे, आप जानते हो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट 1 आया, और एच की जगह 0 रखा तो 1 ही रहा। फिर जी 0 निकाला, तो आप जानते हो जी 0 जी इक्वल टू ऊपर वाले में है, तो डायरेक्ट यहाँ पर 1 आएगा ऊपर वाला ही। तो इस तरह से तीनों बराबर आ गए हैं, तो एन एच एल आर एच एल और जी 0 इक्वल, यानी जी एक्स जो है वो सतत है। अब बात आती है एच एक्स की, इसको मैं 1000 बार करा चुका हूँ मॉड एक्स वाला, तो ये आप जानते हो, बाकी आप लोगों को खुद देखना है, मैं करा नहीं रहा हूँ, करा चुका हूँ बहुत बार, अब कितनी बार कराया जाए। ठीक है, ये है ये है, ये एच है, जहाँ जहाँ एफ दिखेगा तो एच लिख देना, एच है, ठीक है। तीनों ही बराबर आ रहे हैं, तो हम लिख देंगे कि एल एच एल आर एच एल और ये तीनों बराबर हैं, तो एच एक्स भी क्या है, कंटिन्यूस है। अब अगले लाइन पे लिखोगे जी एक्स और एच एक्स दोनों कंटिन्यूस हैं, तो एफ एक्स भी क्या होगा, सतत होगा, यानी ये सिद्ध हो गया। समझ गए ना। अब आपका काम 31वां प्रश्न, 32वां, 33, 34वां प्रश्नावली में 4 प्रश्न दिए गए हैं जो कि इसी तरह के हैं, चारों ये लास्ट वाले मेथड के हैं, चारों करने हैं। बस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर करना है, तो ये वैसा ही साइन एक्स स्क्वायर वाला है, तो जी एक्स को कॉस एक्स मानोगे और एच एक्स को एक्स स्क्वायर मानोगे, ताकि आपको परेशानी ना हो। ऐसे ही मॉड कॉस एक्स से दिया है तो इसको आप एक बार कॉस एक्स मानोगे और एक बार मॉड एक्स मानोगे, ठीक है। ऐसे ही साइन मॉड एक्स दिया है तो एक बार साइन एक्स मानोगे, एक बार मॉड एक्स मानोगे। ऐसे ही ये दिया है मॉड एक्स मॉड माइनस एक्स माइनस प्लस 1, अब देखो अलग अलग, इसको आप एक मान लो और दूसरे वाले को दूसरा मान लो। तो इस तरह से इन सभी को सॉल्व करना, चार के चारों को, और फिर जो ना आए वो पूछ लेना, ठीक है। तो इतना काम हो चुका है, कल एक्सरसाइज शुरू की जाएगी इसके बाद, और एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे करे जाएंगे,
34 क्वेश्चन थे, 4 ये कर लिए हैं आपने, 4 पहले दिन आपको दिए थे, यानी 8 आप कर चुके हो, तो 26 क्वेश्चन हैं, तो उन्हें भी किया जाएगा और सभी समझते हुए करना, क्योंकि एक बार ये चीज़ अगर सीख लोगे तो ये चैप्टर जो आपका है वह, ठीक है, कंटिन्यूटी यानी सतत वाला, ये आपको ग्रेजुएशन में किसी भी लेवल के ग्रेजुएशन में जाओगे जहाँ मैथ्स होती है, ये टॉपिक आपको मिलने वाला है और वहाँ पर आपको बहुत परेशानी होगी, क्योंकि वहाँ पर इतनी आसानी से कोई आपको समझाएगा नहीं, ठीक है। वो सोचेंगे कि आपने पढ़ा था 12th में, लेकिन आपने अगर पढ़ा नहीं होगा तो वहाँ आपको नहीं आएगा। इसलिए ये सब पढ़ते रहो और नोट्स संभाल के रखो, ताकि अगली बार जब पढ़ो, जब कहीं जाओ किसी आगे पढ़ो आगे क्लासेज को, तो वहाँ पर वापस इनको पढ़ लो तो आपको सारा का सारा आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।